Hello everyone. Welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. Prelims Primer हर संडे शाम 4 बजे रिलीज होती है और इसमें यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। शुरू करते हैं आज की पहली टॉपिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। महाराष्ट्र 8वीं स्टेट बन चुकी है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ऑप्ट आउट कर लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को साल 2016 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एडमिनिस्टर करती है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स के इनकम को स्टेबलाइज करना। कैसे, समझते हैं। सीड्स को सो करने से लेकर क्रॉप हार्वेस्टिंग तक क्रॉप फेलियर के बहुत सारे रिस्क्स रहते हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। इससे जूझने के लिए किसान क्रॉप इंश्योरेंस को अवेल करते हैं, लेकिन इस क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है, इसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है ऑन दी फार्मर्स। इस प्रीमियम बर्डन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसान को खरीफ क्रॉप्स के लिए प्रीमियम का सिर्फ 2% देना पड़ता है और राबी क्रॉप्स के लिए प्रीमियम का सिर्फ 1.5% देना पड़ता है। कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए प्रीमियम का सिर्फ 5% देना पड़ता है किसान को। बाकी प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50 शेयर में प्रोवाइड कर देती है। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी प्रीमियम का 90% शेयर करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% प्रोवाइड करती है, यानी कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे एक और प्रोविज़न है कि अगर जो एरिया है वो अनइरिगेटेड है तो उन क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम है उसे लिमिट किया जाएगा अप टू 30% इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल सब्सिडी, और अगर इरिगेटेड है तो वहाँ पे सेंट्रल सब्सिडी को 25% तक लिमिट किया जाएगा। जिन डिस्ट्रिक्ट्स का 50% से ज़्यादा एरिया इरिगेटेड है उन्हें इरिगेटेड एरिया कंसिडर किया जाता है। ये स्कीम फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स सब कुछ को कवर करती है। सीड सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड तक अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर के कारण क्रॉप फेलियर होता है तो फार्मर जो है वो इंश्योरेंस को क्लेम कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्रॉप फेलियर हो गया ड्यू टू वॉर या न्यूक्लियर रिस्क, या कहीं पे रायट हो गया, या किसी ने जानबूझ के डैमेज किया है क्रॉप्स को ड्यू टू एनिमिटी और सम अदर रीज़न, या फिर चोरी होती है क्रॉप्स की, या फिर डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल्स की वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो इन केसेस में इंश्योरेंस को क्लेम नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो इम्पैनल्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने बिडिंग के द्वारा सिलेक्ट किया है वही इम्प्लीमेंट करती हैं। पहले उन फार्मर्स के लिए ये स्कीम कंपलसरी था जिनके पास क्रॉप लोन अकाउंट है, लेकिन 2020 के बाद कुछ चेंजेस लाए गए और अभी जो एनरोलमेंट है ये पूरी तरह से वॉलंटरी, 100% वॉलंटरी बना दिया गया है। सारे ही फार्मर्स वॉलंटरीली इस स्कीम को अवेल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो भी प्रीमियम कलेक्ट करती हैं उस प्रीमियम का 0.5% उसे कंपल्सरीली स्पेंड करना पड़ेगा ऑन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। यानी जो भी फार्मर्स हैं उन्हें क्यों इस स्कीम को अवेल करना चाहिए, इंश्योरेंस की क्या बेनिफिट्स हैं, उन्हें कम्युनिकेट करना, उन्हें एजुकेट करना, इसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो स्पेंड करना पड़ेगा अब से इंश्योरेंस कंपनीज को कंपल्सरीली। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ चुके हैं, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, ये सारे बढ़ चुके हैं और क्रॉप लॉस भी काफ़ी हो रहा है। इसके बावजूद काफ़ी सारे स्टेट्स इस स्कीम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब, बंगाल, ये सारे ही स्टेट्स इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर चुके हैं। तो क्या रीज़न है कि ये इस स्कीम को अवेल नहीं करना चाहते? पहला है डिनायल एंड डिले ऑफ क्लेम्स। हमें पता है सारी स्कीम्स पेपर एंड पेन में तो काफ़ी ठीक रहती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गैप्स की वजह से क्लेम्स में डिले होता है, कभी कभी डिनाई भी हो जाता है, काफ़ी फार्मर्स को नहीं मिल रहा है। दूसरा रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कैप कर ही दिया है सब्सिडी को। फॉर एग्जांपल, इरिगेटेड एरिया के लिए वो प्रीमियम का सिर्फ 25% दे रही है और अनइरिगेटेड एरिया के लिए प्रीमियम का 30% दे रही है। फार्मर्स अगर प्रीमियम का 2%, 1.5% और 5% डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ क्रॉप दे रहे हैं तो बाकी का पूरा ही जो बर्डन है प्रीमियम का वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। इस स्कीम से इंश्योरेंस कंपनीज तो काफ़ी प्रॉफिट कर ही रही हैं क्योंकि उन्हें पूरा प्रीमियम मिल ही जाता है, लेकिन क्रॉप फेलियर के बाद
ये इंश्योरेंस कंपनीज एक्सक्लूजन्स और दूसरे एक्सक्यूजेस को देख के क्लेम को सेटल नहीं करती हैं। 2017-18 के IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो ऐसी 11 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पहले पूरी नो प्रॉफिट सिचुएशन में थी, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद उन्होंने 3074 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया है। इस स्कीम के गाइडलाइंस के अनुसार जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें हर एक तहसील में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक तहसील में एक फंक्शनल ऑफिस सेटअप करना है। ऐसा इंश्योरेंस कंपनीज ने नहीं किया है। ये भी मैंडेट है कि जो क्रॉप फेलियर होता है किसी भी कारण, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव रेनफॉल या समथिंग, उसकी वजह से जो क्रॉप फेलियर होता है इसके बाद 48 आवर्स के अंदर इसे इंटीमेट करना पड़ेगा उस इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन अगर ऑफिस ही नहीं है तो किस तरीके कहाँ पे करेंगे जाके इतनी जल्दी। अगर इंटीमेट कर भी दे उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनीज कोई ना कोई बहाना बना के डिले करती रहती है, क्लेम को सेटल नहीं करती हैं। तो इन्हीं सब रीजंस के लिए फार्मर सफ़र करता है। लॉस जो है उसे 15 दिन के अंदर सेटल करना होता है इंश्योरेंस कंपनीज को, लेकिन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें 10 महीने गुजर गए हैं लेकिन कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया है। कई सारे स्टेट्स में जो इंश्योरेंस क्लेम किया गया है वो जो ग्रॉस प्रीमियम कलेक्ट किया गया है उससे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 2018-19 की बात करें तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु में क्लेम रेशियो जो है वो 100% से ज़्यादा है। क्लियर है कि क्लेम रेशियो इतना ज़्यादा होने के बावजूद क्लेम सेटल नहीं होता है और इसीलिए जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कर चुकी है इन लास्ट 2 ईयर्स। सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो इन इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी को सेटअप किया जा सकता है क्रॉप फेलियर को इवैल्यूएट करने के लिए। करप्शन के नेक्सस को रोकने के लिए वेरियस लेवल्स पे विजिलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बेनिफिशियरी होता है वही सफ़र करता है। क्रॉप लॉस क्यों हुआ है इसे डिटरमाइन करने के लिए एवरेज रेनफॉल लेवल्स को रेफर किया जाता है, लेकिन बेटर इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि एरिया वाइज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर किया जाए। हर एक क्रॉप की रेनफॉल रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग होती है, तो एक फॉर्मूले पे आने की ज़रूरत है हर एक क्रॉप के लिए कि इस क्रॉप का फॉर एग्जांपल रेनफॉल रिक्वायरमेंट इतना था लेकिन इतना ज़्यादा रेन हो गया और इसीलिए लॉस हो गया। तो जो डेटा है उसी से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। एट प्रेजेंट लिमिटेड लोकेशंस की रेनफॉल डेटा को रेफर किया जाता है। इन लोकेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है और ज़रूरत है हर एक फार्मर जिसके पास जो रेनफेड फार्म लैंड है अगर वो 10 एकड़ से कम है तो उस लोकेशन को भी इंक्लूड किया जाए टू हैव प्रॉपर डेटा। अगर फार्मर ने पहले किसी क्रॉप लोन को अवेल किया था तो वो इनएलिजिबल हो जाता है फॉर PMFBY। इस क्राइटेरिया को बदलने की ज़रूरत है। ऐसी रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो हार्वेस्ट पीरियड के 1 महीने के अंदर अंदर क्लेम्स को सेटल कर दे, पेमेंट कर दे। अगर अश्योर्ड और टाइमली रिस्पॉन्स मिलेगा तभी किसान लाभ उठा पाएंगे इस स्कीम का। क्रॉप इंश्योरेंस के चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये ज़रूरत है कि जो रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पे ट्राइबल फार्मर्स है वहाँ तक ये क्रॉप इंश्योरेंस पहुँचे। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में एक क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया जिसे बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस कहा जा रहा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे स्टडी भी कर रही है। इस स्कीम के अनुसार इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम कलेक्ट करती है अगर क्लेम उससे कम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट इसने कलेक्ट किया है उसका 20% लेती है एज हैंडलिंग चार्जेस और बाकी का जो 80% अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिइंबर्स कर देती है। अगर इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कवर प्रीमियम कलेक्टेड से ज़्यादा है इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो ब्रिज अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है उसे स्टेट गवर्नमेंट ही पे कर देगी। तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके जो उसका जो प्रॉफिट वो करती है उसमें एक कैप लग जाए और स्टेट के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन आ जाता है वो भी कम हो जाता है। लेकिन हम इसमें ये श्योर नहीं है कि ये फार्मर्स को बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लेम जब होता है उस टाइम पे प्रॉपर अगर पेमेंट ना हो, डिस्पर्सल ना हो, क्लेम सेटल ना हो तो फिर वही वो बैक टू स्क्वायर आ जाएगा जो इशू है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जापानीज एंसेफेलाइटिस। रिसेंटली हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसे टेक्निक को निकाला है जिससे जल्दी ही डिटेक्ट हो जाएगा कि नॉन स्ट्रक्चरल 1 सिक्रेटरी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। ये प्रोटीन जो है वो एक बायोमार्कर है फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस।
कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, बोथ फिजियोलॉजिकली एंड मेटाबॉलिकली, इसके लिए जो पैरामीटर्स को देखे जाते हैं इन्हीं को कहते हैं बायोमार्कर्स। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सभी बायोमार्कर्स हैं। आते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस पे। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है ये एक इन्फेक्शन है, ब्रेन की इन्फेक्शन, जिसका कॉजल एजेंट है जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस। ये वायरस जो है ये फ्लैविविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये जूनोटिक साइकिल में रहता है, मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो सकता है। ये वायरस बेसिकली पिग्स और वाइल्ड बर्ड्स में रहता है और जो मस्कीटोज होते हैं, स्पेशली क्यूलेक्स टाइप्स के मस्कीटोज, जब ये मस्कीटोज इन एनिमल्स को काटते हैं और वापस आके ह्यूमन बींग्स को भी ये बाइट करते हैं, तब ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जापानीज एंसेफेलाइटिस में ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कुछ सिम्टम्स है हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, कंफ्यूजन और सिजल्स। साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक में ये डिजीज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इंडिया में भी इस डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया गया है। नोटिफाइबल डिजीज उन डिजीजेस को बोलते हैं जिन डिजीजेस के बारे में गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना लॉ के द्वारा मैंडेटरी है। इससे गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिजीज को मॉनिटर करती है और अगर कोई आउटब्रेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है तो उससे अर्ली वार्निंग भी जारी करती है। इंडिया में काफ़ी सारे डिजीजेस को नोटिफाइबल डिजीज बोल के डिक्लेयर किया गया है। फॉर एग्जांपल कॉलेरा, डिप्थेरिया, एंसेफेलाइटिस तो हमने बताया ही, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस, पर्ट्यूसिस, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा। एक बात नोट करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नोटिफाइबल डिजीज को रिपोर्ट ना करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी एक्शंस ले सकती है अगर कोई डिफॉल्टर है जिसने नोटिफाइबल डिजीज जो है उसे रिपोर्ट नहीं किया है गवर्नमेंट को। जापानीज एंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट एक वैक्सीन है अवेलेबल, वो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इन्फेक्शन हो जाने के बाद इस डिजीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूज एंड हेलियोस्वर्म। स्पेस एनवायरनमेंट, सन और अर्थ और सन के बीच में जो कनेक्शन है इसे समझने के लिए नासा ने रिसेंटली 2 साइंस मिशंस को सिलेक्ट किया है। एक है म्यूज विच स्टैंड्स फॉर मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर एंड द सेकेंड वन इज हेलियोस्वर्म। म्यूज जो है वो एक एक्सप्लोरर है जो सन का जो आउटर लेयर है कोरोना और उसकी जो ट्रांजिशन रीजन है उसके इमेजेस लेगा और उसे स्टडी करेगा। यहाँ पे आप सन के डिफरेंट लेयर्स को देख सकते हैं। सन के अंदर कंटिन्यूअस बेसिस पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कंबाइन करती हैं और हीलियम एटम प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड रेडिएशन रिलीज होती है। इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन, हीलियम ये सभी गैसेस प्लाज्मा स्टेट में होती है, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी तरीके से सन की भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। सन के अंदर कुछ स्पॉट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सन स्पॉट्स। इस इमेज में देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से दिखते हैं सन स्पॉट्स। ये स्मॉल डार्क सन स्पॉट्स जो हैं वो कूलर होते हैं टेम्परेचर वाइज इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरिंग एरियाज, लेकिन इनके जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अगेन इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरिंग रीजन्स। सन का जो वन ऑफ द आउटर लेयर्स है फोटोस्फीयर, इसी फोटोस्फीयर में सन स्पॉट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस होने के कारण इन्हीं सन स्पॉट्स से सन का प्लाज्मा इजेक्ट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। जो पावरफुल मैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सन सरफेस थ्रू द सोलर विंड, इन्हें बोलते हैं एल्फेन वेव्स। अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम जानते हैं, जिसे बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशन। अर्थ के आउटर कोर में जो चार्ज्ड मोल्टन आयरन और निकल होता है ये हर समय एक कन्वेक्टिव मोशन में रहता है और इसी से जनरेट होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अगर अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता तो अर्थ खुद को सोलर विंड, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, इन सब चीज़ों से बचा नहीं पाता। एज अ रिजल्ट अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर सब कुछ स्ट्रिप ऑफ हो जाता। सोलर फ्लेयर, सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, ये सारा अर्थ तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन स्पेस वेदर को ये अफेक्ट ज़रूर करता है। अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है ये इसे भी अफेक्ट करता है।
क्योंकि इसका स्पीड काफी हाई होता है, 400 किलोमीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर होता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एज अ रिजल्ट स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस, रेडियो कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड्स, ये सब कुछ डिसरप्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सोलर विंड। बैकग्राउंड डिस्कस करने का रीजन था म्यूज और हेलियोस्वार्म जैसे साइंस मिशंस के इंपॉर्टेंस को हम समझ पाए। म्यूज जो है वो सन के कोरोना में जो प्लाज्मा प्रॉपर्टीज है उसमें क्या हीटिंग हो रही है, उसमें क्यों इंस्टेबिलिटी है इस हीटिंग में, जिसकी वजह से इतने सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, इसको स्टडी करे। और हेलियोस्वार्म मिशन का ऑब्जेक्टिव है सोलर विंड का जो मोशन है उसे स्टडी करना और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन हो रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, इसे मेजर करना। हेलियोस्वार्म मिशन में कॉन्स्टेलेशन रहेगा 9 स्पेसक्राफ्ट्स का, एक हब स्पेसक्राफ्ट और उसमें को-ऑर्बिटिंग 8 और छोटे सैटेलाइट। सारे स्पेसक्राफ्ट्स डिस्कस किए गए सोलर पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेदाराम जात्रा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बजट एलोकेट किया है मेदाराम जात्रा फेस्टिवल को रिवाइव करने के लिए। मेदाराम जात्रा जो है वो तेलंगाना की स्टेट फेस्टिवल है। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जिसमें 2 गॉडेसेस है, एक है समक्का, एक है सरलम्मा। इन 2 गॉडेसेस को ऑनर करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ मेला के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का। तेलंगाना में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है कोया। कोया ट्राइब ही इस फेस्टिवल को 4 दिन के लिए सेलिब्रेट करती है। ये फेस्टिवल बाई सेलिब्रेट की जाती है, हर 2 साल में एक बार। नोटिस कीजिएगा कि बाई एनुअली नहीं है, फरवरी मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो फेयर है इसे ये कोया ट्राइब ही ऑर्गेनाइज करती है इन कोलैबोरेशन विद द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। 1996 में ही मेदाराम जात्रा को तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। हालांकि हम इसे तेलंगाना नहीं बोल सकते क्योंकि तेलंगाना तो 2014 में बना, तो उस टाइम पे ये आंध्र प्रदेश का ही स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था। मेदाराम जात्रा जो है वो एक जगह पे होती है जिस जगह का नाम है मेदाराम। तो मेदाराम जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, एटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तेलंगाना में, इसी का पार्ट है ये। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए अडल्ट एजुकेशन स्कीम को शुरू किया है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2022 से 2027 तक चलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और बजट अनाउंसमेंट जो हुआ 2021-22 का, इसमें जो भी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए रिगार्डिंग अडल्ट एजुकेशन, ये सारे ही कवर किए जाएंगे अंडर दिस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव है कि जो अडल्ट्स हैं उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्ट्रांग हो, लाइफ लॉन्ग स्किल्स को वो सीख सके। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर अवेयरनेस, चाइल्ड केयर, फैमिली वेलफेयर, इन सब चीज़ों के लिए जो बेसिक एजुकेशन है ये इन्हें प्रोवाइड किया जा सके। इस स्कीम के अंदर जो भी नॉन लिटरेट्स हैं ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, ये सारे कवर होंगे एंड दे विल बी कवर्ड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। टारगेट है 5 करोड़ लर्नर्स को कवर करना, 1 करोड़ लर्नर्स पर ईयर। इसमें ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाएगा और इसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो कोलैबोरेट करेगी। पहले के प्रोग्राम्स में अडल्ट एजुकेशन टर्म को यूज़ किया जाता था, लेकिन इस बार इस टर्म को चेंज करके किया गया है एजुकेशन फॉर ऑल, सो इट वुड बी मोर होलिस्टिक। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस स्कीम को और इसमें सारे जो मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल्स, रिसोर्सेज, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। मेक श्योर किया जाएगा कि डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं उन्हें डिफरेंट एज ग्रुप्स को डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ उन्हें सिखाया जाए ताकि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ना रहे। एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रहेगा जिसमें हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है ये रिफ्लेक्ट होगा। 15 से 35 साल की जो एज ग्रुप है इन्हें पहले कवर किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, इन्हें प्रायोरिटाइज किया जाएगा। विमेन, गर्ल्स जो हैं इन्हें भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये इन सब जो कैटेगरीज हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स, इन्हें भी फोकस में लाया जाएगा। इस स्कीम में स्पेशल फोकस दिया जाएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को जिनका जो लिटरेसी रेट है वो नेशनल या स्टेट एवरेज से कम है, और उन स्टेट्स को और उन डिस्ट्रिक्ट्स को जहाँ पे फीमेल लिटरेसी जो है वो 60% से कम है 2011 सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट्स ने प्लूटो के सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट किया है।
इसके लिए देवस्थल ऑब्जर्वेटरी का यूज़ किया गया। देवस्थल ऑब्जर्वेटरी जो है ये एक बेसिकली ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इंडिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो उत्तराखंड के नैनीताल में सिचुएटेड है। ये कुमाऊं हिल रीजन में है जो 2450 मीटर की ऑल्टीट्यूड में स्थित है। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप को यूज करके साइंटिस्ट्स ने ये फाइंड आउट किया कि प्लूटो के सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 80,000 टाइम्स लेस है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल ऑन अर्थ। जैसा कि हमें पता है कि प्लूटो जो है वो पहले एक प्लैनेट के हिसाब से ही इसे कंसिडर किया जाता था, लेकिन अभी इसको डाउनग्रेड कर दिया गया है टू अ ड्वार्फ प्लैनेट लाइक इन द ईयर 2006, बिकॉज इसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि हम इसे एक प्लैनेट बोल सकें। प्लूटो को 248 ईयर्स लगते हैं सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, और फॉर डेकेड्स इसके जो पोल्स होते हैं वो आइदर परमानेंट सनलाइट में रहते हैं या फिर डार्कनेस में। ये नाइट्रोजन फिल्ड एटमॉस्फेयर है प्लूटो का। प्लूटो के कुछ मून्स के नाम हैं हाइड्रा, कैरॉन, निक्स, P4। नेक्स्ट टॉपिक है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंडर 9 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन दे दिया गया है। 2019 में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था और इसे इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव है 2024 तक हर एक रूरल हाउसहोल्ड और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत बिल्डिंग, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इन सभी को सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए थ्रू टैप कनेक्शंस। इस प्रोग्राम के फीचर्स में आते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसके अलावा अवेयरनेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन कैंपेन्स भी चलाए जाएंगे। वाटर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। जिन सोर्सेज से वाटर को सप्लाई किया जाएगा उन सोर्सेज को भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी लैबोरेटरीज बनाए जाएंगे जहाँ पे स्ट्रिक्ट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस होगा। रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे और जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी ताकि सेफ वाटर के सिग्निफिकेंस को लोग समझें। नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स और सीड को लॉन्च किया है। इस स्कीम को डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए लॉन्च किया गया है। समझते हैं क्या है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं ये उन कम्युनिटीज़ को बोला जाता है, उन ट्राइब्स को बोला जाता है जिन्हें नोटिफाई किया गया था एज क्रिमिनल्स अंडर द क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट 1871। ये ब्रिटिश रूल के दौरान इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज़ बना रखी थी लैंड को कैप्चर करने के लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अकॉर्डिंगली उन्होंने जब ये सब किया था तो जो ट्राइब्स रहते थे इन जंगलों में उनकी लाइव्स और लाइवलीहुड अफेक्ट होने लगी। एज ए रिजल्ट ये लोग कई बार रिवोल्ट भी करने लगे, लेकिन इसको रिटेलिएट करने के लिए ब्रिटिश ने फिर ये वाला एक्ट बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इसमें ये मेक श्योर किया गया कि जो भी ट्राइब्स हैं उन्हें फोर्सफुली अपने ऑक्यूपेशन से, अपने हैबिटेशन से निकाला जा सके। इसमें कोई भी ट्राइब का अगर मेंबर कोई ऑफेंस करता था या फिर रिवोल्ट करता था तो उस पूरे ट्राइब को एज अ क्रिमिनल ट्राइब बोल के नोटिफाई कर दिया जाता था और इसके सारे मेंबर्स को जो लोकल मजिस्ट्रेट है उससे रजिस्टर करवाना पड़ता था। अदरवाइज उन्हें इंडियन पीनल कोड के अंदर एज अ क्रिमिनल उसे चार्ज किया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील किया गया और एज अ रिजल्ट ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ डी नोटिफाइड हो गई। लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे कई सारे एक्ट्स आने लगे, फॉर एग्जांपल हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट्स। इसमें पुलिस जो है वो एक्सेसेस कर सकती थी, इन्वेस्टिगेट कर सकती थी अगर उन्हें सस्पिशन होता था कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी में कोई मेंबर्स को क्रिमिनल टेंडेंसीज है या नहीं। तो एज ए रिजल्ट इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स को फिर से रिक्लासीफाई कर दिया गया एज अ हैबिचुअल ऑफेंडर्स इन 1959। फिर यूनाइटेड नेशन की जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडी है विच इज़ कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसने इंडिया को बोला कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को रिपील करे और अकॉर्डिंगली 2007 में से किया गया और इन्हें इफेक्टिवली रिहैबिलिटेट करने की भी बात की गई। 2008 में नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, इसने रिजर्वेशंस को रेकमेंड किया, इक्वल रिजर्वेशंस जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स को दी जाती हैं उसी तरीके से रिजर्वेशंस इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स को देनी चाहिए, ये बात इसने बोली।
कुछ और कमिटीज़ जिन्हें सेटअप किया गया इन डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें है रेनके कमीशन, इसे 2008 में सेटअप किया गया। फिर है आइडेट कमीशन, इसे 2015 में सेटअप किया गया। फाइनली 2019 में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स को सेटअप किया फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज कम्युनिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है G20। इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा G20 का फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। इसके बाद 2023 का जो G20 समिट होगा वो इंडिया में ही होगा। यूनियन कैबिनेट ने अकॉर्डिंगली G20 सेक्रेटेरिएट जो है इसे अप्रूव किया है। ये सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे, अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, ये सारा ही ये डिसाइड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान जो भी सिक्योरिटी, लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें भी ये सेक्रेटेरिएट ही हैंडल करेगा। सेक्रेटेरिएट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ऑफिसर्स रहेंगे। इसके अलावा जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्रीज़ हैं, डोमेन नॉलेज एक्सपर्टीज़ हैं, वो भी रहेगी। सेक्रेटेरिएट को गाइड करेगी एक अपेक्स कमेटी जिनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कुछ और मिनिस्टर्स भी होंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड होम एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर्स भी रहेंगे। बात करते हैं G20 की। G20 जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 19 कंट्रीज हैं अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन। ये ग्लोबल इकोनॉमी में आ रहे मेजर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक साथ काम करती हैं। इसमें आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा। G20 में वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं एंड दे आर बोथ फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। काफ़ी सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के रिस्पॉन्स में G20 को 1999 में बनाया गया था और इंडिया भी G20 का एक फाउंडिंग मेंबर है। G20 कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड की 80% इकोनॉमी और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। एक ट्रिक है जिससे आप G20 के मेंबर्स को याद रख सकते हैं, इसे मैंने नेट में ही देखा। ये है गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। यहाँ पे आपको इसको ओमिट कर देना है, ये स्मॉल में है और ये सारा ही कैपिटल में है। देखिए जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी, USA, रशिया, अगेन यूनाइटेड किंगडम, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, S फॉर सऊदी अरेबिया, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर टर्की, ऑस्ट्रेलिया, A फॉर अगेन अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ कोरिया, C फॉर कनाडा, F फॉर फ्रांस, C for China, I for Italy, M for Mexico and then European Union। आप खुद का भी एक कोई ट्रिक बना सकते हैं, अगर ये आपको सही लगे तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सोलोमन आइलैंड्स। रिसेंटली US ने कहा कि वो अपनी एक एम्बेसी खोलेंगे सोलोमन आइलैंड्स में। ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए है। लोकेशन देखते हैं सोलोमन आइलैंड्स की। पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में सोलोमन आइलैंड्स लोकेटेड है। देखिए पहले इंडोनेशिया आता है, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर सोलोमन आइलैंड्स, फिर ये सारी आइलैंड्स आती हैं, किरिबाटी, तुवालू, फिजी। यहाँ पे वानुआतू के ठीक नॉर्थ वेस्ट में आता है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल है होनियारा। सोलोमन आइलैंड्स में बेसिकली 6 मेजर आइलैंड्स हैं और इसके अलावा 900 अलग और आइलैंड्स हैं। बैटल ऑफ ग्वाडलकनल जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, ये सोलोमन आइलैंड्स के ही लार्जेस्ट आइलैंड ग्वाडलकनल में हुआ था और यहीं पे जो इसका कैपिटल होनियारा है वो लोकेटेड है। पहले ये ब्रिटिश सोलोमन आइलैंड्स के नाम से बुलाई जाती थी क्योंकि ये प्रोटेक्टोरेट थी। फिर उसके बाद 1978 में सोलोमन आइलैंड्स को इंडिपेंडेंस मिल गया। कुछ अटोल्स एंड हायर आइलैंड्स हैं सोलोमन आइलैंड्स में, फॉर एग्जाम्पल रेनेल, बेलोना आइलैंड, सांता क्रूज, तिकोपिया, बोगनविलिया एंड बुका। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे एक्सट्रीमली ह्यूमिड टेम्परेचर क्लाइमेट रहता है। मीन टेम्परेचर आप देख सकते हैं 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो आइलैंड सबसे ज़्यादा
वल्नरेबल है टू डिजास्टर रिस्क, तो वो है सोलोमन आइलैंड्स। तीनाकुला और कावाची वॉल्केनोस ये एक्टिव वॉल्केनोस हैं सोलोमन आइलैंड्स में ही। कोरल डाइवर्सिटी की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डाइवर्स कोरल मिलती है राजा अम्पट आइलैंड्स, ये इंडोनेशिया में है। और नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड्स, यहाँ पे जो कोरल डाइवर्सिटी है वो सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड की। नेक्स्ट टॉपिक है EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। रिसेंटली इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 EOS 04 को 2 और सैटेलाइट्स के साथ सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV C52 का यूज किया गया और इसे इंजेक्ट किया गया सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, जो 529 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में है फ्रॉम द अर्थ। क्या है ये EOS 04 समझते हैं। EOS 04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस। हर एक वेदर कंडीशन में ये इमेजेस ले सकता है फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशंस, सॉइल मॉइस्चर और हाइड्रोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो इमेजेस कैप्चर करने की ज़रूरत है, या फ्लड मैपिंग के लिए, ये सारे ही हाई क्वालिटी इमेजेस को ये कैप्चर कर सकता है। 1710 kg का ये सैटेलाइट है और इसकी मिशन लाइफ है 10 साल। EOS 04 2 और सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट्स को कैरी कर रही है अपने मिशन में। एक है इंस्पायर सैट-1 और दूसरा है INS-2TD। इंस्पायर सैटेलाइट 1 एक स्टूडेंट सैटेलाइट है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है इन एसोसिएशन विथ US, सिंगापुर एंड ताइवान। इंस्पायर सैटेलाइट 1 का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसे समझने के लिए पहले हम अर्थ की डिफरेंट लेयर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसके थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के यहाँ पे बीच में होता है आयनोस्फियर। आयनोस्फियर जो है ये अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर में रहता है 48 किलोमीटर से 965 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड तक, राइट। और इसमें थर्मोस्फियर की रीजन आ जाती है, मेसोस्फियर और एक्सोस्फियर की भी थोड़ी थोड़ी पार्ट्स आ जाती हैं। आयनोस्फीयर में आयंस रहते हैं, दैट इज चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं, और ये आयनोस्फीयर में जो आयंस रहते हैं ये आयंस आयोनाइज्ड हो जाते हैं बाय द सोलर रेडिएशन। आयोनाइज यानी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सोलर रेडिएशन जो है जब इस लेयर में इन यहाँ के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ये आयनाइज कर देती है तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। अदर देन दैट ऑरोराज जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये वाला लेयर। अर्थ में जो भी रेडियो वेव्स हैं कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए जिसे यूज़ किया जाता है, इसे भी रिफ्लेक्ट करता है आयनोस्फीयर। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। तो इंस्पायर सैटेलाइट 1 जो है ये यही स्टडी करेगा कि आयनोस्फीयर में सन के जो सोलर विंड है कोरोना से निकलने वाली, वो उसके साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, इसके क्या मैकेनिज्म्स हैं, इसे डिटेल में स्टडी करेगा। इसरो नैनो सैटेलाइट 2D ये एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इस बार इस मिशन में लॉन्च किया गया है। इंडिया भूटान का एक जॉइंट सैटेलाइट है INS-2B, इसका प्रीकर्सर है, ये अभी पहले ही इसे लॉन्च कर दिया गया है। इस नैनो सैटेलाइट में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है, मतलब एक ऐसा कैमरा जो टेम्परेचर डिफरेंसेस को डिटेक्ट कर सकता है, एक लोकेशन का क्या टेम्परेचर है इसे वो असेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल लैंड सरफेस में क्या टेम्परेचर है, वाटर सरफेस का टेम्परेचर क्या है, वेटलैंड्स, लेक्स में, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, यहाँ पे क्या टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, डे एंड नाइट में क्या टेम्परेचर डिफरेंसेस, ये सारा कुछ ही ये डिटेक्ट कर सकता है। PSLV C52 का यूज़ करके EOS 4 जिसे रिसैट 1A भी कहा जाता था पहले, लॉन्च किया गया। तो PSLV क्या है, ये एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, राइट। और इसमें ये ऐसा एक लॉन्च व्हीकल है, इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस थे। तो डिफरेंट फ्यूल के डिफरेंट स्टेजेस ग्रेजुअली फिर कैसे आते गए, ये एवोल्यूशन आप इस इमेज में देख सकते हैं। सबसे पहले आया SLV जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसमें सारे जो स्टेजेस है व्हीकल के, ये फ्यूल जो है वो सॉलिड थे, ओके। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में 40 kgs के जो पेलोड्स हैं इन्हें प्लेस करने के लिए केपेबल था। 1980s में ही सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था SLV 3 पहला। फिर आया ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल थी जिसमें 5 स्टेजेस थे, सारे ही सॉलिड फ्यूल थे, रॉकेट। और ये 150 kg के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट जो 400 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में होता है वहाँ पे प्लेस करने के लिए केपेबल था। ये 1990s तक ASLV का यूज़ किया गया। उसके बाद आया PSLV जो है, जो जैसा हमने पहले बताया कि ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जिसमें जो फ्यूल है वो सारे ही लिक्विड स्टेजेस में है, लिक्विड फ्यूल है इसमें।
और 1993 में आया ये PSLV। ये मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 1860 kg तक के पेलोड को प्लेस कर सकता है। तो PSLV C52 जो वेरिएंट है इसी ने लॉन्च किया ये रिसैट-1A को। इवॉल्व करते करते आ गया ये GSLV तक। GSLV स्टैंड्स फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जो है वो एक 3 स्टेज लॉन्चर है जो 10,000 kg के सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अभी तो रिसेंटली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया है जो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो ने डेवलप किया है। ये 600 kg तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है और 300 kg तक को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। ये डिफरेंट सैटेलाइट्स को मल्टीपल ऑर्बिट्स में ड्रॉप कर सकता है और इसे कमर्शियली वायबल बनाने के लिए इस SSLV को डेवलप किया गया है बाय इसरो, ताकि स्मॉल सैटेलाइट्स जो हैं वो बहुत ही रिड्यूस्ड प्राइस में प्लेस हो जाए इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अर्थ के डिफरेंट ऑर्बिट्स को और लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट्स जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में जाके प्लेस करती हैं, इनके एवोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। रिसेंटली इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया ने ये कमिट किया है कि इंडिया अफगानिस्तान को एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जानते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी फूड असिस्टेंस ब्रांच है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है टू टैकल हंगर एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ी प्रोवाइडर है पूरे दुनिया में स्कूल मील्स की। 1961 में इसे बनाया गया, हेडक्वार्टर है पेरिस के रोम में। वी नो अबाउट द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें 2030 तक हमें अचीव करना है, इसे बनाया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटिटीज जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। इसी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव मेंबर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अंडर दिस SDG गोल 2 ये टारगेट है कि 2030 तक हंगर को हम 0 तक लेके आएंगे। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस बॉडी का। इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी दुनिया में फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली इन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। इसी को रिकग्नाइज करते हुए 2020 में से नोबेल पीस प्राइज मिला। फंडिंग जो होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ये वॉलंटरी होती है फ्रॉम लाइक डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्पोरेशंस एज वेल एज देयर आर प्राइवेट डोनर्स टू। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की परमानेंट ऑब्जर्वर है यूरोपियन यूनियन और ये एक मेजर डोनर भी है जो इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज मिलान। 46 कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है फॉर एक्सरसाइज मिलान विच विल बी हेल्ड from 25th of February to 4th of March 2022। सो बेसिकली यहाँ पे सारे ही क्वाड कंट्रीज़ के पार्टिसिपेशन को हम देख सकते हैं। क्या है एक्सरसाइज मिलान, देखते हैं। एक्सरसाइज मिलान एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसे इंडियन नेवी होस्ट करती है। 1995 में इस नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया था और ये तब से बाई एनियली होती आई है। बाई एनियली यानी हर 2 साल में एक बार। नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे बाई एनुअल नहीं बोला गया है। सभी इनवाइटेड कंट्रीज़ की जो नेवीज़ हैं वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। पहले एक्सरसाइज मिलान की सारी एडिशंस जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार की जो कमांड है वो ही होस्ट करती थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही ये होता था, लेकिन 2020 में पहली बार डिसाइड किया नेवी ने कि जो ये एडिशन है ये विशाखापट्टनम में होगा, आंध्र प्रदेश, और ईस्टर्न नेवल कमांड इसे संभालेगी। 2022 की जो एडिशन है ये भी विशाखापट्टनम में भी होगी। ये एक्सपेक्टेड है कि ये लार्जेस्ट एडिशन होगा क्योंकि 46 नेशंस को इनवाइट किया गया है इस बार। नेक्स्ट टॉपिक है तारापुर मैसेकर। रिसेंटली बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये कहा कि शहीद दिवस मनाया जाएगा 15 फरवरी को हर साल एंड दिस विल बी इन द मेमोरी ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर्स जो मारे गए थे तारापुर टाउन में 90 ईयर्स पहले 1932 के अराउंड बाय द पुलिस। बेसिकली 15 फरवरी 1932 में एक फ्रीडम फाइटर्स की यंग ग्रुप ने ये डिसाइड किया, ये प्लान किया कि इंडियन नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया जाएगा एट थाना भवन जो तारापुर में है बिहार के मुंगेर में। पुलिस को इस प्लान का पता चल गया और पुलिस स्पॉट में आ गई। पुलिस ने ब्रूटल लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक फ्रीडम फाइटर थे गोपाल सिंह, वो सक्सेसफुल रहे और उन्होंने फ्लैग को होइस्ट भी किया एट थाना भवन।
पुलिस के लाठीचार्ज के अगेंस्ट 4000 लोगों के क्राउड ने पुलिस पे स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट किया, लेकिन इसके रिस्पांस में पुलिस ने इंडिस्क्रिमिनेटली फायर करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट 34 लोगों की मौत हो गई। इसी इवेंट को कहते हैं तारापुर मैसेकर। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पूछ सकते हैं। तारापुर मैसेकर के ठीक पहले कुछ ऐसी इवेंट्स हुई थी विच एक्टेड एज अ ट्रिगर फॉर द प्रोटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 1931 मार्च 23 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है वो अर्ली 1932 में ही वो कोलैप्स हो गया। कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। यही सारी इवेंट्स, दीज इवेंट्स एक्चुअली एक्टेड एज अ ट्रिगर फॉर देम टू प्रोटेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को इनॉग्रेट किया। ये समिट एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जिसे टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज करती है। इस साल का थीम है टुवर्ड्स द रेजिलिएंट प्लैनेट, इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इस इवेंट में एनवायरनमेंट मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड और 126 देशों के डेलीगेट सभी पार्टिसिपेट करते हैं। 2 इनिशिएटिव्स हैं जिसे लॉन्च किया गया इस बार। एक है एक्ट फॉर अर्थ मैनिफेस्टो और एक है एक्ट फॉर अर्थ स्ट्रेटेजी पेपर। 2022 में ये जो इवेंट है इसका मेन एम है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजिकल और पॉलिसीज, ऐसी नॉलेज सॉल्यूशंस ला पाए ताकि इंडिया ने जो कमिटमेंट किए हैं COP26 में वो उन्हें पूरा कर सके। रियो अर्थ समिट में फॉर्म हुए UNFCCC के अंडर जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये पूरा ही डिफरेंट टॉपिक है। इसे हम किसी और सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने बताया था कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को टेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, हर साल ऑर्गेनाइज करती है। तो क्या है ये टेरी? टेरी जो है ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये स्पेशलाइज करती है इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1974 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इससे पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था। अभी इसको कहा जाता है दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लासा फीवर। यूके में लासा फीवर से पीड़ित 3 लोगों की मौत हो गई रिसेंटली। लासा फीवर सबसे पहले डिस्कवर हुई थी नाइजीरिया में, नाइजीरिया के लासा में 1969 में। ये एक ऐसी फीवर है जिसे वायरस के कारण ये फीवर होती है और ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। लासा फीवर की जो वायरस है ये स्प्रेड करती है बाय रैट्स। ओके, सो कोई इंसान अगर किसी इन्फेक्टेड रैट के कांटेक्ट में आ जाए या उसके फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ जाए तो फिर उसे ये डिजीज हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है लेकिन वो हॉस्पिटल्स, मतलब हेल्थ केयर सेटिंग्स में फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर ये ज़्यादा कॉमन है। एंडेमिक है ये वेस्ट अफ्रीका में, सिएरा लियोना, लाइबेरिया, गिनिया, नाइजीरिया, यहाँ पे ये सब कंट्रीज़ में ये डिजीज़ पूरी तरीके से एंडेमिक है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट होता है, चेस्ट में पेन होता है, वॉमिटिंग फीलिंग आती है, ब्लीडिंग भी होता है सीवियर केसेस में माउथ, नोज, वजाइना से। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो रैट्स के कॉन्टैक्ट्स में ना आए, ये इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ एंडेमिक है तो मतलब हाइजीन मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। रैट प्रूफ कंटेनर्स, रैट ट्रैप्स को ले करना, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तिलका मांझी एंड सांथाल हुल। रिसेंटली इंडिया ने रिमेंबर किया रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर एंड ट्राइबल लीडर को, तिलका मांझी। उनका 272nd बर्थ एनिवर्सरी था। कौन थे ये तिलका मांझी? ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, बेसिकली एक आदिवासी लीडर थे फ्रॉम दी पहाड़िया कम्युनिटी। ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई और अकॉर्डिंगली उन्होंने आदिवासीज को ऑर्गेनाइज किया एंड देन ही लेड टू दी फेमस सांथाल हुल और सांथाल रिबेलियन इन 1754। ये मंगल पांडे का जो रिबेलियन था, जो 1857 का सिपाही म्यूटिनी भी बोल सकते हैं या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे 70 साल पहले की ही बात है। ये एक आर्म्ड रिबेलियन ही था, सांथाल हुल या सांथाल रिबेलियन। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट कि 1855 में भी एक सांथाल रिबेलियन हुई थी। ये डिफरेंट सांथाल रिबेलियन थी 1855 वाली, ये भी झारखंड में ही हुई थी एंड इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, राइट। एंड इस रिबेलियन में सिद्धू कान्हू थी, ये अलग है, ठीक है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं ये अलग है, ये उससे काफ़ी पहले की एक आर्म्ड रिवोल्ट थी।
1784 में तिलका मांझी द्वारा किए गए जो सांथाल हूल जो है, इसका जो ट्रिगर था वो एक फमाइन की वजह से हुआ था। लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ हंगर, एंड तिलका मांझी ने क्या किया था, कंपनी का जो ट्रेजरी है उसे लूट लिया था और उसके बाद उसे अमंग पुअर्स एंड नीडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पूरी तरीके से। इससे इंस्पायर हो गए जो और भी ट्राइबल्स थे, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने पूरा एक रिबेल सा छेड़ दिया और इसी से शुरू हुआ सांथाल हूल या द रिवोल्ट ऑफ सांथाल्स। 1771 से 84 तक 3 साल तक तिलका मांझी ने सरेंडर नहीं किया। ऑगस्टस क्लीवलैंड बोल के एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने उसको काफ़ी बुरी तरीके से इंज्योर भी किया। फाइनली 1784 में तिलका मांझी जी को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, लेकिन उनका जो रिबेलियन था वो रिमार्केबल था और इसीलिए इसे अभी भी याद किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर देविका। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो हो रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय जून दिस ईयर। इंपॉर्टेंट है ये जानना कि देविका जो रिवर है ये ओरिजिनेट करती है शुद्धा महादेव टेम्पल उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर से, फिर ये वेस्टर्न पंजाब से गुजरते हुए पाकिस्तान में जो लोकेटेड है वेस्टर्न पंजाब, उस जगह से गुजरते हुए ये रावी रिवर रावी के साथ मर्ज कर जाती है। ये हिंदूज के लिए एक काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है रिवर देविका। द नेक्स्ट टॉपिक इज श्री माधवाचार्य। रिसेंटली माधव नवमी के ओकेजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें याद किया। श्री माधवाचार्य जो है वो एक हिंदू फिलोसोफर थे और चीफ प्रोपोनेंट थे ऑफ द द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत। क्या है द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत? बेसिकली इंडियन फिलोसफी में वेदांत के 6 स्कूल्स होते हैं। वो है अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद। इसमें श्री शंकराचार्य ने अद्वैत स्कूल को प्रोपेगेट किया, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत स्कूल को प्रोपेगेट किया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। माधवाचार्य जी ने द्वैत स्कूल को किया, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत, निम्बार्काचार्य जी ने द्वैत अद्वैत और चैतन्य महाप्रभु जी ने अचिंत्य भेदाभेद स्कूल को प्रोपेगेट किया। इन सभी स्कूल्स को हम किसी और सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे द्वैत स्कूल की बात करते हैं जिसे श्री माधवाचार्य ने प्रोपेगेट किया। द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत को ड्वेलिज्म भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल गॉड जो है अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण और इंडिविजुअल सोल्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है इस यूनिवर्स में, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, ये डिस्टिंक्ट है। इंडिविजुअल सोल डिपेंडेंट तो है अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर, दैट इज ब्राह्मण, लेकिन वो एक नहीं है या उसका पार्ट नहीं है। इस फिलॉसफी को माधवाचार्य जी ने तत्ववाद भी कहा, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम अ रियलिस्ट व्यू पॉइंट। माधवाचार्य जी जो आदि शंकराचार्य जी के फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांत और रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी थी विशिष्ट अद्वैत, इनकी क्रिटिसिज्म करते थे। अद्वैत वेदांत जो आदि शंकराचार्य की थी, उन्होंने उसमें इस स्कूल में ये बताया गया था कि नॉन ड्युअलिज्म है, मतलब अल्टीमेट रियलिटी जो ब्राह्मण है और ह्यूमन सोल जो आत्मा है ये आइडेंटिकल है और दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड इनटू अ वननेस। बात करते हैं अगर विशिष्ट अद्वैत की रामानुजाचार्य जी की, उसमें होता है क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म, मतलब अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण और जो ह्यूमन सोल है ये डिफरेंट है बट पोटेंशियल है कि वो आइडेंटिकल भी रहे। मतलब ब्राह्मण जो है वो तो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट गॉड हैं, लेकिन जो डिफरेंट सोल्स हैं आत्मा वो उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। वापस आते हैं माधवाचार्य जी पे। माधवाचार्य जी के एक इम्पॉर्टेंट वर्क में से है अनुव्याख्यान। अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य जी लिबरेशन मुक्ति मोक्ष तभी मिल सकता है अगर गॉड की ब्लेसिंग्स रहें। द्वैत स्कूल ने भक्ति मूवमेंट के दौरान मिडिवल इंडिया में वैष्णविज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत के अलावा ये द्वैत स्कूल सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी इस दौरान। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना launched in 2016 is a centrally sponsored scheme that aims to provide a comprehensive insurance cover against failure of the crop, thus helping in stabilizing the income of the farmers. Next, Medaram Jatra is a tribal festival of Andhra Pradesh. Next, the Dvait school propagated by Sri Madhavacharya influenced Vaishnavism, the Bhakti movement in medieval India. Number 4, Devasthal is India's largest optical telescope located in Ladakh. Number 5, the Renke Commission was set up to look into the problems of PVTGs,
that is particularly vulnerable tribal groups. Number 6. Solomon Island is located in Oceania to the east of Papua New Guinea and the northwest of Vanuatu. Next, United Nations World Food Programme, founded in 1961, is headquartered in Geneva, Switzerland. Next, Tarapur massacre occurred in Bombay region in the year 1932. Next, World Sustainable Development Summit is an annual flagship event of the Energy and Resource Institute, that is TERI. 10. River Devika originates in Himachal Pradesh and flows down towards western Punjab, which is now in Pakistan, where it merges with the river Ravi. With this, we come to an end of this session. Thank you.